क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो पिछली क्लासेस में हमने देखा था मलेरिया के बारे में, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को देखा हमने, प्लाज्मोडियम को समझा हमने देखा कि स्पोरोजाइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज, जो क्या होता है, जो मच्छर जब काटता है तो सलाइवरी ग्लैंड से जो है स्पोरोजाइट ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, फिर स्पोरोजाइट लीवर के अंदर जाके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। तो पूरा हमने प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल देखा हमने देखा मॉस्किटो कैसे रोल प्ले करता है और मलेरिया कैसे होता है, फीवर कैसे आता है, बहुत सारी हमने बातें की। उसके बाद फिर हमने देखा था जो है अमीबिक डिसेंट्री को देखा हमने, फिर हमने क्या देखा, हमने बैसिलरी डिसेंट्री और अमीबिक डिसेंट्री में अंतर को देखा हमने, डायरिया को देखा हमने, सीलियरी डायरिया के बारे में बात किया हमने, ठीक है ना। तो हमने पिछली क्लास में जो है ऑलमोस्ट प्रोटोजोआ के बारे में देखा और अच्छे से हमने एक चीज और भी समझे हम कि एक होती है सीसी फ्लाई होती है, ग्लोसिना पल्पेलिस, वो स्लीपिंग सिकनेस को फैलाती है के, तो स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल ट्रेपनोसोमा क्या होता है उसके बारे में हमने बात किया, ठीक है ना। हालांकि एनसीईआरटी में प्रोटोजोआ बहुत डिटेल में नहीं रखा है डिजीज एंड हेल्थ एंड डिजीज के अंदर, लेकिन हमने जो जिन बीमारियों का जिक्र किया है बेटा वो एग्जाम के मोस्ट कॉमन क्वेश्चन में से एक है। तो आप में से कई बच्चों को लगता है कि सर बियॉन्ड एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो बेटा ऐसा नहीं कि I may go beyond NCERT but I am still inside the examination syllabus, ठीक है ना। तो जो सिलेबस है, सिलेबस का नीड है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है बेटा हमको, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है ना कि हम केवल सुविधा के लिए केवल एनसीईआरटी कर ले और बाद में पेपर में 10-15% क्वेश्चन बाहर से आता है तो हम बोले कि अब तो ये तो बना ही नहीं हमसे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन यानी एग्जामिनेशन जो है ये 11th और 12th का नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और कॉम्पिटिशन के लिए आपको एक्स्ट्रा एज लेना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। जो नहीं कर सकते हैं वे कंपटीशन के लायक नहीं हैं और जो कर सकते हैं वही कंपटीशन के लायक हैं, ठीक है ना। तो प्रतिस्पर्धा के लिए हमें सुविधा को त्याग कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप में से एक आध दो बच्चों ने ये भी कमेंट देखा, मैंने पिछली बार मेरी टीम ने मुझे बताया कि बच्चों का बोलना है सर आप बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, आप कंटेंट कम देते हैं आपके। तो देखो भैया ऐसा है, हमारे पढ़ाने का अपना स्टाइल है, आपको जहां पे कंटेंट ज्यादा मिलता हो, जहां पे कंटेंट पढ़ने में मजा आता हो वहां चले जाइए, हमने आपको न्योता नहीं दिया, ठीक है ना, समझ गए। यानी आपको यदि भरोसा है तो मुझसे पढ़िए, नहीं भरोसा है तो कहीं और जाकर पढ़िए, लेकिन आप जो है मेरा पढ़ाने का तरीका चेंज नहीं कर सकते हैं, वो मेरा है, वो मेरा ओरिजिनल है, ठीक है। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि हमारी किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उस लिखे हुए को समझने के लिए दिमाग के साथ में दिल के तार और हमारी सोच के तार जुड़ने चाहिए, तो सब्जेक्ट को हम फील कर पाते हैं। अदरवाइज हम केवल रट्टू तोता बन जाते हैं कि किताब उठाया पढ़ना शुरू कर दिया टाइ 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 करके भाई याद करके बैठ गए कि एग्जाम में आप समझ कुछ आ नहीं रहा है क्या पूछ रहे हैं आपसे वो, ठीक है। इफ यू आर इन बायोमेंटर्स तो आपको यू शुड फील द बायोलॉजी, द मैजिक ऑफ बायोलॉजी। आपको बताऊं मैं कि मैंने अभी हाल ही में 2 किताबें पढ़ी, बड़ी अच्छी 2 किताबें पढ़ी मैंने। एक पढ़ा मैंने अल्केमिस्ट, दी अल्केमिस्ट पढ़ा मैंने, और एक पढ़ा मैंने दी मोंक हू सोल्ड फरारी, ठीक है ना। दोनों बुक्स में बड़ा भारी फर्क है। अल्केमिस्ट जो बुक है, पूरी बुक जो है वो कहानी है, स्टोरी है, ठीक है। यानी पूरी बुक में कहानी है, स्टोरी है, स्टोरी के बीच बीच में लर्निंग्स है। आपको कई बार लगता है कि ये कुछ कहानी चल रही है, क्या सीखने मिल रहा है, लेकिन बाद में एक लर्निंग निकल के बाहर आता है उससे, ठीक है। ये अल्केमिस्ट है। दूसरा द मॉन्क हू सोल्ड फरारी, वो किताब जो है शुरू होती है कहानी के तौर पे, लेकिन बाद में केवल ज्ञान दे रही होती है वो किताब के, कैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कि वो फिर आफ्टर सर्टेन पॉइंट आपको लगता है कि यार ये किताब बोर हो रही है, क्या तो ये वो रिपीटेशन हो रहा है चीजों का। ऐसा द मॉन्क हू सोल्ड फरारी में मुझे महसूस हुआ, ठीक है। मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है, लेकिन जब मैंने अल्केमिस्ट को देखा तो उसमें मुझे हर पन्ना उसका जो है वो ऐसा था कि अगले अब कल जो पढ़ने मिलेगा 2 दिन बाद, मैं कल जो पढ़ूंगा 4-5 पेज, उसमें अलग मजा आएगा। उसके मतलब एवरी टाइम मुझे बुक को छोड़ने में तकलीफ होती थी अल्केमिस्ट में। दोनों ऑथर ग्रेट हैं,
रॉबिन शर्मा की बात करें, पॉलो कोलो की बात करें, दोनों ग्रेट हैं, लेकिन दोनों का अप्रोच अलग अलग है। जिसको अल्केमिस्ट समझ में आती है वो मेरे पास चला है, और जिसको द मॉन्क हू सोल्ड फ्राइज समझ में आती है वो कहीं और चला जाए। ठीक है ना? ठीक है बेटा, तो मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन आप मेरे पढ़ाने का स्टाइल इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही तो मेरी ताकत है और यही जो है वो जुड़ने वाला है। और जिसको अलग लगता है वह अलग जाए के। तो अभी क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि हमने बहुत सारे चैप्टर कवर किए हमने, और सिर्फ कहानियों पे बात की हमने, और कहानी के बीच में हमारा कॉन्सेप्ट पता चला गया, और कॉन्सेप्ट को हमने दिमाग में, दिल में उतार लिया हमने। जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे उस कॉन्सेप्ट को हम। ठीक है, चलिए, तो आज हमारी कहानी की फिर शुरुआत होती है। अब कहां से? अब देखो बेटा, पिछली क्लास में हमने बात किया था अमीबिक डिसेंट्री के बारे में बात किया था। हमने देखा था कि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में बात किया था हमने, कि किस तरीके से जो है वो अमीबिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हमने कहा था कि जो है फूड और वाटर के थ्रू सिस्ट हम इंजेस्ट कर लेते हैं, और उस सिस्ट के कारण बीमारी फैलती है। आगे मक्खियों के बारे में बात की थी कि मैकेनिकल कैरियर होती है वो। ठीक है ना? क्लियर? अब आपको आज का क्वेश्चन है कि एनी फोर डिजीज, कोई भी 4 बीमारियों के नाम बताइए जिसके लिए हाउस फ्लाई एक मैकेनिकल कैरियर के रूप में काम करती है। ठीक है, उन 4 बीमारियों, कोई भी एनी 4 डिजीज जिसके लिए मक्खियां, हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर के रूप में काम करती है, उन 4 बीमारियों के नाम बताएंगे आप, 4 डिजीज के नाम बताएंगे और उनके कॉजेटिव एजेंट को बताएंगे आप। ठीक है ना? आपको बताना है, आज का क्वेश्चन जो है कि आपको बताना है कि मक्खियों के थ्रू फैलने वाली 4 बीमारियां कौन सी हैं, किनके लिए मैकेनिकल कैरियर के रूप में काम करती है, और उन बीमारियों के कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये आपको बतलाना है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो आज की कहानी शुरू होती है सबसे खतरनाक वर्म से, टैप वर्म। इसे हिंदी में कहते हैं हम फीता कृमि। ठीक है, टैप वर्म। एनिमल किंगडम के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो टैपवर्म बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस। ठीक है, ये टैपवर्म, ये इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉमनली इनको हम फ्लैट वर्म बोलते हैं। इनके मेंबर को कॉमनली हम फ्लैट वर्म कहते हैं। फ्लैट वर्म चूंकि ये जो है वो पृष्ठाधार तल पे चपटे होते हैं, क्रॉस सेक्शन में आप देखोगे तो आपको टैपवर्म का क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखाई पड़ेगा, फ्लैट के चपटा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जबकि राउंड वर्म जो होते हैं वो आपको क्रॉस सेक्शन में ऐसे दिखाई पड़ेंगे, राउंड वर्म आपको क्रॉस सेक्शन में ऐसा दिखाई पड़ेगा। जबकि फ्लैट वर्म आपको जो है वो इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा आपको। क्या? तो फ्लैट वर्म जो होते हैं वो बेसिकली क्रॉस सेक्शन में आपको फ्लैट दिखाई पड़ते हैं, जबकि राउंड वर्म राउंड दिखाई पड़ते हैं। तो जो एस्केलमिन्थस है, नेमेटेहेलमिन्थस है, वो राउंड वर्म में आते हैं। अब याद रखना बेटा, कुछ छोटी छोटी बातें दिमाग में डालने के। वर्ड हेलमिन्थ का मतलब होता है वर्म। ठीक है, वर्म की स्टडी को, जो वर्म होते हैं, कृमि होते हैं, उनकी स्टडी को हम हेलमिन्थोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम हेलमिन्थोलॉजी कहते हैं। उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? उसकी स्टडी को हम कहते हैं हेलमिन्थोलॉजी कहते हैं। वर्म की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? हम उसको हेलमिन्थोलॉजी बोलेंगे हम। ठीक है बेटा, क्लियर? हेलमिन्थोलॉजी। ठीक है ना? तो वर्म की स्टडी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? वर्ड यूज करेंगे हम हेलमिन्थोलॉजी, वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, हेलमिन्थोलॉजी वर्ड का हम यूज करेंगे। ठीक, तो अब इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें बेटा, इसमें शामिल है आपका जो है वो फ्लैट वर्म भी शामिल है, इसमें आपका अराउंड है वॉटेवर दी। अब वर्म क्या होते हैं? वर्म जो होते हैं इलोंगेटेड लंबे, वर्म कृमि जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो इलोंगेटेड लंबे एनिमल होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, इनकी बॉडी को हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म बॉडी कहते हैं। हमके क्या बोलते हैं? इनको हम वर्मी फॉर्म बॉडी के, इलोंगेटेड लंबी बॉडी जिसके नुकीले सिरे होते हैं। ठीक है, जिसके 2 पतले सिरे होते हैं, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? वर्मी फॉर्म बॉडी कहते हैं। तो इसलिए वर्मी फॉर्म का मतलब होता है वर्म के समान। वर्म के समान, किसके समान? कृमि के समान या वर्म के समान। ठीक है, तो वर्म की स्टडी को हम हेलमिन्थोलॉजी कहते हैं। हेलमिन्थ वर्ड का इस्तेमाल वर्म के लिए करते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस फ्लैट कृमि। ठीक है, एस्केलमिन्थस या नेमेटेहेलमिन्थस जो होते हैं धागे के समान दिखाई पड़ते हैं, तो नेमेटेहेलमिन्थस कहते हैं, जिनको हम कॉमनली राउंड वर्म कहते हैं। ठीक है ना? अर्थवर्म एनिलिडा होते हैं, अर्थवर्म एनिलिडा होते हैं। आप में से कुछ बच्चों ने पूछा सर आप एनिमल किंगडम आप कब पढ़ाएंगे? तो बेटा अभी आप शांति से थोड़ा सा वेट करो। किस चीज का वेट करो आप? अभी जो नीट 2021 है उसका सिलेबस जो है फाइनल डिसाइड होगा अभी
एक आध महीने के अंदर, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि बोर्ड के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड है उसके अंदर जो है बहुत सारा हिस्सा जो है वो उन्होंने कट शॉर्ट कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को क्लास जाने नहीं मिल रहा है, स्कूल जाने नहीं मिल रहा है कोरोना के कारण। तो हो सकता है दैट मे बी ए पॉसिबिलिटी कि सिलेबस में से टैक्सोनॉमी वाला हिस्सा हट जाए नीट के लिए के। तो हम जो है जैसे हम एक महीना बाद शुरू करेंगे उसको तो चलेगा, क्योंकि यदि वो रहता है तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं रहता है तो हम अननेसेसरी मेहनत क्यों करें उसमें, है ना। ठीक है, चलिए। तो अभी ये जो बात कह रहा हूं मैं, मेरे पास कोई ऑफिशियल सोर्स इस बात का नहीं है, पर इतना जरूर कंफर्म है कि सीबीएसई बोर्ड का ने 12th क्लास का जो 11th और 12th है उसका सिलेबस उन्होंने रिड्यूस किया है। उसी तर्ज पर एनटीए को डिसाइड करना पड़ सकता है कि वो ऑल इंडिया पीएमटी का सिलेबस, नीट का सिलेबस रिड्यूस करेंगे, क्योंकि उनको ये मानकर चलना पड़ता है कि बच्चा बगैर कोचिंग के पढ़ रहा है, स्कूल के भरोसे पढ़ रहा है। ये सरकार यही मानती है, सरकार कोचिंग के अस्तित्व को जीरो मानती है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने टैक्सोनॉमी वाले हिस्से भी रोक के रखे, जो टिपिकल टैक्सोनॉमी है, प्लांट मॉर्फोलॉजी बाद में देखेंगे हम, पहले हम कोर कंटेंट पढ़ लेते हैं पहले, जिसको हटा नहीं सकता, यानी इस कंटेंट कोई हटाएगा नहीं, ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा जो पढ़ रहे हैं। तो अभी देखिए, तो ये तो कहानी कहां बात आई बेटा वर्म के ऊपर के, फ्लैट वर्म की बात करें, फीता कृमि सबसे खतरनाक होता है, और एक बार यदि आदमी को इसका इन्फेक्शन हो जाए ना तो लंबे समय तक ये रहता है और आदमी लगातार कमजोर बना जाता है। वो कुछ भी खा लेगा बॉडी में कुछ लगेगा ही नहीं उसको, कुछ भी खा लेगा हमेशा वीकनेस लगती रहेगी, बार बार भूख लगेगी उसको, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, थोड़ा सा इओसिनोफिल काउंट बड़ा आ सकता है, एवरीथिंग इज फाइन। हम बोलेंगे क्या इतना खाने के बावजूद जाता कहां है, एक्चुअली में कोई अंदर खा रहा है खाना। यानी वर्म क्या होते हैं, वर्म ऐसे होते हैं कि आपके शरीर को जो है वो घर बना लेते हो, जो आप खाते हो उसका एक बड़ा हिस्सा वर्म खा जाता है, तो बॉडी को मिल नहीं पाता फूड, कई तरह के विटामिनों की कमी आने लगती है शरीर के अंदर। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं, ये हमको दिखाई पड़ रहा है क्या बेटा, ये हम देख रहे हैं फ्लैट वर्म को देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये जो फ्लैट वर्म है इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें आप अलग अलग आपको हिस्से दिखाई पड़ा। आप देखिए इसमें, अब देखो एक वर्म कहां रहता है, एक वर्म रहता है इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ दी वर्म की बात करें, हम टैप वर्म की बात करें, हम राउंड वर्म की बात करें, एस्केरिस की बात करें, ये रहते कहां, ये आंत में रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं। अब इंटेस्टाइन में रहते हैं तो मतलब सिंपल सी बात है, इनके पास क्या क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, इनके पास अरेंजमेंट होना चाहिए कि ये अपने आप को आंतों के अंदर, चूंकि इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, तो ये अपने आप को वहां पर चिपका कर रख सकें। ये ऐसा ना हो कि पेरिस्टाल्सिस से बाहर निकल जाए हमेशा के लिए, तो ये अपने आप को वहां पर, उनके पास में कुछ अटैचमेंट के डिवाइस होते हैं, किसी प्रकार से ये फूड ले सके हाथ से, मतलब ये अपनी जनरल बॉडी सरफेस से फूड को ले सके। इनको आंखों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको कुछ देख के आगे बढ़ना नहीं, दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ लोकोमोशन की जरूरत नहीं, इनको एक जगह प्रेजेंट रहेंगे, फूड मिलता रहेगा, ग्रो करते रहेंगे। और इनमें क्या है, चूंकि इनको लगातार इनकी एपिडर्मिस ऐसी होना चाहिए कि ताकि जो एसिड आ रहा है, जो जितने भी केमिकल्स, एंजाइम सिस्टम काम कर रहा है, एंजाइम के जो आपकी आंतों के अंदर, आपकी इंटेस्टाइन में जो भी एंजाइम सिस्टम काम कर रहा है वो इनको असर ना कर पाए। हम केवल कॉमन, अभी हम नहीं पढ़ रहे कुछ भी, अभी हम केवल एक कॉमन ओपिनियन देख रहे हैं कि कोई यदि आंतों के अंदर जाकर रहेगा, मैं बोलूं आपसे कि हमको जाकर यदि इंटेस्टाइन के अंदर रहना है तो पहले तो हमको बचना पड़ेगा केमिकल से। हमारा बॉडी का सरफेस ऐसा होना चाहिए कि इस पे कोई केमिकल काम ना करे। ठीक है, फिर ऐसा है इंटेस्टाइन में लगातार मूवमेंट हो रहा है, हिल रहा है लगातार इंटेस्टाइन, तो वहां चिपक के रहने की जगह होना चाहिए। फिर खतरा बहुत ज्यादा है तो हाई रिप्रोडक्शन रेट होना चाहिए ताकि कोई ना कोई बचा रहे। देखिए ये आप टैब वर्म देख रहे हैं, टैब वर्म में आपको जो है रोस्ट्रेलम दिखाई पड़ रहा है, हुक दिखाई पड़ रहा है, ये इंटेस्टाइन से चिपकने के लिए होता है, सकर्स प्रेजेंट है, ये भी इंटेस्टाइन से चिपकने के लिए होते हैं इनके। फिर आप क्या देखो, नेक देख रहे हो, फिर आप इसमें देख रहे हो कि इसमें इसके जो हिस्से हैं, फ्लैट वर्म में कई सारे हिस्से दिखाई पड़ते हैं बॉडी में, और उन हिस्सों को क्या बोलते हैं हम, प्रोग्लोटिड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्लोटिड कहते हैं। और जिस प्रोग्लोटिड में जो है वो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है, जिससे नया वर्म बन सकता है, ऐसा बोलते हैं जिसके अंदर एग प्रेजेंट है, ऐसा एग प्रेजेंट है जो फर्टिलाइज एग है, जो आगे जाके वर्म को डेवलप करेगा, उसे हम ग्रेविड प्रोग्लोटिड कहते हैं। ये टैब वर्म जो होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब ये है कि टैब वर्म जो होता है वो एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, दे आर मोनोसियस बाइसेक्सुअल। ठीक है, जबकि फ्लैट जो हम बात करते हैं राउंड वर्म, एस्केरिस की बात करेंगे, उसमें मेल और फीमेल वर्म अलग अलग होते हैं। चलिए क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं, अब आपको बता दूं मिनट के टेनिया सोलियम जो है
इसका इन्फेक्शन, टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन, एक कम्युनिटी वाइज बात कर रहे हैं हम कि साइंटिस्ट कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि यदि हम देखें यहां पे तो टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन आपको कभी भी जो है वो इस्लामिक पॉपुलेशन में देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको मोमेडन पॉपुलेशन, इस्लामिक पॉपुलेशन में देखने नहीं मिलेगा, बिकॉज दे नेवर ईट पिग, वो पॉर्क कभी नहीं खाते हैं। वो जो लोग पिग या पॉर्क खाते हैं उनके अंदर टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन देखने मिलता है। ठीक है, तो कई सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जहां पर पॉर्क, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो पॉर्क का काफी कल्चर है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ठीक है, जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है बेटा मेरी जानकारी पर्याप्त परफेक्ट ना हो, तो यदि आपको लगता है कि सर ने थोड़ा गलत बोल दिया है तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मेरी जानकारी यहां तक है कि जो है नॉर्थ ईस्ट में देयर आर सम कम्युनिटी जहां पे पॉर्क का कंजम्पशन जो है वो फेस्टिव मौके पर हमेशा पॉर्क का कंजम्पशन होता है, बड़े पैमाने पे होता है। ठीक है, तो जो भी कम्युनिटी पॉर्क का कंजम्पशन करती है, वहां पर यदि पॉर्क जो है वो ऐसा पॉर्क खाया जिसको प्रॉपरली नहीं पकाया गया है, जो पॉर्क है, जो पिग मीट है, उसको यदि प्रॉपरली पकाया नहीं गया है तो उसके अंदर जो है टीनिया सोलियम के सिस्ट पाए जाते हैं, और वो सिस्टी सर्कस जो होते हैं वे इन्फेक्शन को आगे फैलाते हैं, इनके वे ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। चूंकि इस्लामिक पॉपुलेशन इसको नहीं खाते इसलिए उनमें देखने नहीं था। अब उनमें दूसरा, अब जैसे उसमें देखो बेटा, ये बात ये है, वो धर्म की बात नहीं है, ये एक साइंस की बात है कि कोई कम्युनिटी का फूड हैबिट कैसे अफेक्ट करता है। टीनिया सैजिनेटा जो है इसी का भाई है, वो टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा के दोनों फ्लैटवर्म है। टीनिया सैजिनेटा आपको देखने नहीं मिलेगा, आपको किस पॉपुलेशन में, आपको मोस्ट ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन में देखने नहीं मिलेगा वो, बिकॉज दे नेवर ईट बीफ, वो कभी बीफ नहीं खाते हैं। लेकिन ये आपको देखने मिलेगा दूसरे पॉपुलेशन में, आपको देखने मिलेगा जो बीफ खाते हैं जिन कल्चर्स में, वहां देखने मिलेगा। ठीक है ना, जैसे आप कभी मिडिल ईस्ट जाए, वहां पे बीफ का काफी कल्चर है, वहां देखने मिलेगा आपको। तो चूंकि ये फूड, अब टीनिया सोलियम हमेशा पिग में होता है, वो कभी गाय में नहीं होता है। टीनिया सैजिनेटा हमेशा गाय में होता है, कैटल्स, भैंस में होता है, गाय में होता है, कैटल्स में होता है, वो कभी पिग में नहीं होता है। तो इसलिए वो इन्फेक्शन जो है वो मैंने जो कम्युनिटी का जो फूड है उसी के अकॉर्डिंग उसको इन्फेक्शन की भी हमें प्रोबेबिलिटी देखने मिल जाती है। ठीक है, एक जनरल अवेयरनेस की बात है ये। तो अभी क्या देखा हमने कहा पिग जो होता है वो इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। ठीक है ना, इंजेक्शन ऑफ टीनिया सिस्ट, टीनिया का जो सिस्ट है इन अंडरकुक्ड कॉन्टामिनेटेड पोर्क के, देखिए क्या होता है ह्यूमन बींग्स में इसका इन्फेक्शन कैसे फैलता है। पोर्क को खाया, पिग को खाया, जो कि अंडरकुक था, प्रॉपरली पकाया नहीं गया था, उसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट था ऑलरेडी, तो उससे सिस्ट जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा और बीमारी होगी टीनियासिस। बीमारी क्या होगी? टीनियासिस बीमारी होगी यहां पे। ठीक है ना, क्लियर। और ये फिर फाइनली क्या होगा? फाइनली ये जो टीनिया सोलियम एक बार ह्यूमन बॉडी के अंदर गया ना, तो जितनी बार भी वो व्यक्ति फीसेस पास करेगा, मल को पास करेगा, उस मल के अंदर, उस फीसेस के अंदर जो है टीनिया सोलियम के सिस्ट प्रेजेंट होंगे। पिग उसको खाएगा, पिग जो है वो गंदगी खाता जनरेट के, पिग उसको खाएगा तो वो उसकी बॉडी के अंदर जाएगा वो के, तो उसको इन्फेक्शन होगा यहां से। तो ये साइकिल लगातार चलता रहता है के। और कई बार, और मैंने पीपल्स मेडिकल कॉलेज, मुझे अच्छे ध्यान के, पीपल्स मेडिकल कॉलेज के अंदर मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस देखा। मैंने देखा कि एक रेजिडेंट डॉक्टर, पुरानी बात है क्या, अभी भोपाल के अंदर है पीपल्स मेडिकल कॉलेज, काफी अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन काफी अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मैंने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन ये कि वो उन लोगों ने बहुत काम किया है, मतलब उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दिया पूरा यहाँ पे। ठीक है, विजन की बात है अपने अपने। और जब तक मैं वहां था तब तक मैंने देखा कि दे आर डूइंग वेरी गुड। एक भी पेशेंट की डेथ हुआ करती थी ना, तो बकायदा डेथ ऑडिट होता था, सब डॉक्टर्स को बुला के कि क्या हुआ, कैसे हुआ, खत्म हो गया, क्या दिक्कत थी, क्या करना चाहिए था, मतलब बहुत सारे, मतलब हर एक पेशेंट की कोई आया है, उसकी डेथ हो गई है, तो उसके लोग बड़े सीरियस थे वो लोग और बड़ा ध्यान रखा करते थे वो। ठीक है, ये बात पुरानी है। ठीक है, ये 2010 या 11 की बात होगी। ठीक है, अब मेरी बात सुने, क्या देखा मैंने? देखा कि एक रेजिडेंट डॉक्टर थी, जूनियर डॉक्टर थी, वो ड्यूटी पे थी, और वो अपना पेशेंट का जैसे हिस्ट्री लेते, ऐसे हिस्ट्री ले रही थी, वो हिस्ट्री लेते वो सडनली गिर गई। ठीक है, सबने उठाया, ग्लूकोज पिलाया, क्या हो गया पूछा के, तो सोचा शायद सो नहीं पाई होगी, थक गई होगी के। नेक्स्ट डे दोबारा वो आई, दोबारा सी फेल डाउन। ठीक है, अब
जो है वहां पे उस जमाने में एक डॉक्टर हुआ करते थे मेडिसिन में, डॉक्टर विश्वास के, उन्होंने कहा कि बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर के, उन्होंने देखा कि भाई, उन्होंने कहा कि इसको लेके जाओ, उसका MRI कराओ। ठीक है, MRI कराया उसका कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, बार बार चक्कर खा के गिर रही लड़की ना। मालूम चला कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस से ब्रेन में कई जगह पे वॉर्म आ चुका है, दिमाग बोलते हैं दिमाग में कीड़ा। लोग कहते हैं फूल गोभी मत खाया करो, पत्ता गोभी मत खाया करो, क्योंकि फूल गोभी और पत्ता गोभी में कई बार किसान क्या करता है, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए अब खुद से मालूम है कि क्या खाना है मुझे, क्या नहीं खाना, और वो चाहता है कि अधिक फसल पैदा हो। तो क्या होता है, सब्जियों में कई बार जो पानी सप्लाई जो करते हैं, वहां पे खेतों में यदि किसी ने ह्यूमन फीसेस प्रेजेंट है वो मिल गया उसके अंदर, या उन्होंने ह्यूमन फीसेस से बना हुआ खाद वहां पे इस्तेमाल कर दिया, तो वो जो सिस्ट होते हैं वे पत्ता गोभी की पत्तियों के बीच में रह जाते हैं, फूल गोभी में जो इन्फ्लोरेंस होता है उसमें फंस जाते हैं उनके। और यदि हमने प्रॉपरली वॉश किए बगैर हमने इसको इस्तेमाल किया तो वो हमारी बॉडी में आएगा, और कई बार इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच जाता है, और ब्रेन में कई सारे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बनाते हैं, कई सारे ऐसे छोटे छोटे, और ये बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है, इसमें ब्रेन को ये खाना शुरू कर देते हैं एक प्रकार से। तो फिर लंबा 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक ट्रीटमेंट चलता है, लगातार जो है एंटी हेलमिंथिक दवाओं को दिया जाता है, और उस दवाओं को देने का साइड इफेक्ट थोड़ा सा ये होता है कि कई बार आदमी को जॉइंटिस भी हो जाता है, लेकिन उसको वो समस्या छोटी होती है उसके सामने, इसलिए उसको ट्रीट किया जाता है क्योंकि ये समस्या बड़ी होती है। फिर फाइनली वो 6-8 महीने बाद देखा मैंने कि वो रेजिडेंट डॉक्टर बिल्कुल ठीक हो गई है, रिपोर्ट भी उसका नील आया है बिल्कुल, लेकिन आदमी इतना, मतलब मैंने देखा इतना घबराया था आदमी, जब मालूम चलता है उसे कि मेरे दिमाग के अंदर कीड़ा रह रहा है। जस्ट इमेजिन कोई व्यक्ति को बोल देगा कि तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो है 4-5 कीड़े हैं, मतलब वो उसको बड़ा अनईजी फील होगा, उसको अकेला बैठने में डर लगेगा उसको। तो इसीलिए जो वॉर्म्स हैं बड़े सीरियस होते हैं, वॉर्म्स को हमें मैंने आपसे हमेशा एक बात बोल के, आप केवल इतना भर सोच लें आप कि आपका शरीर जो है, आपकी बॉडी इट्स लाइक ए टेम्पल, एक मंदिर के समान है, एक मॉस्क के समान है, गुरुद्वारा के समान है, जहां पे ईश्वर रहता है, यहाँ पे जो है आप मानते हैं कि भाई ईश्वर यहाँ पर जो है वो हम आराधना करने आते हैं। यहाँ पे आप अपने शरीर को भी वैसे ही मानकर चलें कि आप जो भी डालेंगे अंदर, you are feeding the soul, you are feeding the God inside you, कि ना you are feeding, if you are taking good water, मतलब आप भगवान को अच्छा जल, मतलब हमको भगवान को जैसे गणेश जी बैठे जल चढ़ाना है तो कोई भी पानी उठा कर नहीं चढ़ाए, हम बकायदा जग को साफ करते हैं, तांबे के बर्तन में अच्छा सा पानी लेते हैं साफ सुथरा, फिर भगवान को चढ़ा के आते हैं। प्रसाद भी साफ सफाई से, कोई झूठा ना करे, कोई वैसा प्रसाद भगवान को चढ़ाते नहीं चढ़ाते। जब हम अपने लिए ऐसा सोचे ना तो हमको क्या है, अपने अंदर अच्छा ठीक वाटर डालना चाहिए, अच्छा ठीक प्रॉपरली कुक फूड खाना चाहिए। कुछ भी रैंडम चटर पटर खा के बीमार पड़ने से बेहतर है कि आप अपने बारे में थोड़ा सोच बदल दें, आप तो बीमार होना बंद हो जाएंगे आप। ठीक है, अब इन्फेक्शन डिजीज, अब कोरोना की बात, किसी और बीमारी की बात करें वो बात अलग है, लेकिन आपको फूड वॉर्न डिजीज जो है, वाटर वॉर्न डिजीज, इसका लोड कम होगा, इसका बर्डन कम होगा। ठीक है, चलिए, है ना। तो देखिए, तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि कई बार लार्वल इन्फेक्शन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं इसको हम बेटा। क्या इन्फेक्शन ऑफ टीनिया एग इन फीकल कंटमिनेशन, ह्यूमन और पिग को कॉन्टेमिनेट करते हैं, तो इससे हम सिस्टी बीमारी को क्या बोलते हैं, हम सिस्टी सर्कोसिस भी कहते हैं इसको हम। ठीक है ना, कि सिस्ट बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। चलिए, टीनियसिस इज कॉज बाय पॉर्क टैपवर्म टीनिया सोलियम। ठीक है, ठीक है। बीफ टैपवर्म क्या होता है बेटा, बीफ टैपवर्म होता है टीनिया सेजिनेटा। ठीक है, दिस टैपवर्म लिव्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन फर्मली एंकर्ड बाय हुक्स एंड सकर। देखा था अभी हमने इमेज में के, मजबूत ही जुड़ा होता है हुक और सकर की हेल्प से। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. It lack mouth and absorb host digested food through the skin। के इसकी पूरी से नहीं, जो टैपवर्म होता है उसकी पूरी स्किन के थ्रू वो हमारा पचा हुआ भोजन के जो फूड हम डाइजेस्ट करते हैं ना, उसका बड़ा हिस्सा अपनी स्किन से अपने अंदर ले लेता है। के
इट इज हर्मेफ्रोडाइट, ये मोनोसिस होता है, बाइसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन दोनों एक ही में पाए जाते हैं और ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकता है। देयर इज नॉर्मली ए सिंगल वर्म इन वन होस्ट, एक होस्ट में सामान्यतः एक वर्म होता है। यदि 2-3 वर्म रहने लगेंगे तो वह व्यक्ति को फूड ही नहीं मिलेगा तो वही व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है, दिस वर्म हैज इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे बड़ी समस्या ये है इसके ट्रीटमेंट की कि इस वर्म का पावर जो है वो यानी रिप्रोडक्शन का पावर इतना अधिक होता है कि जितना आप दवाएं देते हैं ना, तो ये जब तक इसको प्रॉपरली आप प्रॉपर मेडिसिन देके खत्म ना कर देना तब तक ये लगातार रिप्रोड्यूस करता रहता है उठ के, तो इसका ट्रीटमेंट करने में भी थोड़ा वक्त लगता है। देखिए आप है ना, ये एंडोस्कोपी के एंडोस्कोपी के दौरान हम एंडोस्कोप एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम डालते हैं अंदर, तो अपर इंटेस्टाइन है। एंडोस्कोप के थ्रू क्या होता है, हम एंडोस्कोप से जो है वो आपका ईसोफेगस हुआ और स्टमक हुआ और ड्यूडेनम का अगला हिस्सा हुआ उसको हम देख पाते हैं। लेकिन जब हम कोलोनोस्कोपी करते हैं तो कोलोनोस्कोपी में हम क्या करते हैं, हम कोलोन जो रेक्टम है, जो डिसेंडिंग सिग्मॉइड कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, असेंडिंग कोलोन है, वो सारे हिस्से हम देख पाते हैं। लेकिन आजकल एक टेक्निक आई है जिसे बोलते हैं कैप्सूल एंडोस्कोपी बोलते हैं। इस टेक्निक का नाम है कैप्सूल एंडोस्कोपी। कैप्सूल एंड, तो उसमें क्या करते हैं, छोटा सा एक कैप्सूल, जैसे मैंने आपसे कहा ना, दिस इज के लाइक दिस के एक छोटा सा कैप्सूल होता है और ऐसे कैप्सूल को जो है वो व्यक्ति को इसको कहते हैं कि तुम इसको खा लो, इसको निगल लो, ठीक है, पानी से निगला देते हैं उसको। अब ये जो कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल में कैमरे लगे होते हैं, इसमें 360 डिग्री कैमरा लगा होता है पूरा के, और ये कैप्सूल हर सेकंड वहां से इमेज, अंदर से इमेज भेजा होता है ब्लूटूथ के थ्रू। इमेज जो है वो बाहर इस कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रही होती है। ठीक है, व्यक्ति को एक डिवाइस पकड़ाते हैं, वो डिवाइस लगाता है, वो अंदर कैप्सूल तो निकल चुके हैं, अब वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब वो उससे बोलते हैं भाई तुमको जब मोशन आए तुम हमारे अस्पताल आना है, यहाँ पे क्लिनिक पे आना। क्लिनिक पे व्यक्ति पहुंचता है, वहां पे टॉयलेट में उसको एक पॉट देता है, स्पॉट में मोशन करता है, उसके बाद स्पॉट में से उस कैप्सूल को निकालते हैं, स्टरलाइज करते हैं उसके बाद उसको। ठीक है, और तब तक वो जो इक्विपमेंट होता है उसमें सारी इमेज आ चुकी होती है, उसके कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लेते हैं और फिर डॉक्टर पूरा एक एक हिस्सा, कैप्सूल कहां प्रेजेंट था, किधर क्या था, कौन सा कोई छाला तो नहीं है, पूरा एकदम ये भी इमेज उसी से लिया, ये भी आप देख रहे हैं इमेज जो है वो उसी से लिया करके। तो हम क्या देख रहे हैं, हम इंटेस्टाइन के अंदर हम देख रहे हैं टैब वर्म, क्या हम देख रहे हैं वो टैब वर्म। देखिए ये इंटेस्टाइन, इसने सिर, अपना सिर जो है, इस टैब वर्म ने अपना सिर यहां पे लगाया हुआ, देखिए आप, है ना, हेड यहां पे फिक्स किया हुआ इसने अपना, यहां पे फिक्स है, बाकी पूरी बॉडी लंबा, और ये पूरी बॉडी लंबी अंदर तक गई, खत्म नहीं हुआ यहाँ पे। आपको लग रहा है ना खत्म हो गया, देखो ये यहां से ये मूव करता हुआ अंदर के काफी अंदर तक गया हुआ है पूरे। अभी अंधेरा है इसलिए दिखाई नहीं पड़ा। ये जो कैप्सूल एंडोस्कोपी में जो कैप्सूल होता है ये बकायदा लाइट भी इमिट करता है, और तभी तो वो इमेज ले पाएगा, लाइट नहीं होगी तो इमेज कैसे ले पाएगा वो, ठीक है ना। ठीक, टीनेसिस इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। टीनेसिस जो होता है वो एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है जो ह्यूमंस में होता है, और इसमें जो टैबवर्म इन्वॉल्व होता है वो क्या है, वो जीनस टीनिया का टैबवर्म होता है, इसलिए इसको टीनेसिस कहते हैं। The most important constitutive agent of Taenia solium and Taenia saginata। Taenia solium क्या होता है बेटा, pork टैबवर्म होता है। Taenia saginata क्या होता है, बीफ टैबवर्म होता है। ठीक है, और जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो होता है सिस्टी सर्कस के, यानी जिस इन्फेक्टिव स्टेज से ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचता है उसे बोलते हैं सिस्टी सर्कस बोलते हैं इसको हम। ठीक है, सिस्टी सर्कस फॉर्म जो होता है इसका वो इन्फेक्टिव होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम एस्केरिस की, जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर इसको दे रखा है। इसे क्या बोलते हैं, राउंड वर्म कहते हैं। जब आप ट्रांसफर सेक्शन में काटेंगे तो आपको गोल दिखाई पड़ा, राउंड वर्म कहते हैं। और ये एज कंपेयर टू टैबवर्म के इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जैव विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एज कंपेयर टू टैबवर्म राउंड वर्म आर मोर इवॉल्व, के अधिक इवॉल्व होते हैं उठ के। टैबवर्म जो होते हैं वो कम इवॉल्व होते हैं, राउंड वर्म जो है वो अधिक इवॉल्व होते हैं। टैबवर्म जो है वो प्लेटीहेलमिन्थस में आते हैं, राउंड वर्म जो है वो निमेटाहेलमिन्थस के अंदर आते हैं। क्लियर, ठीक है। देखिए आप देख रहे हैं ये आपको एस्केरिस का अनफर्टिलाइज और फर्टिलाइज एक दिखाई पड़ रहा है, ये एडल्ट एस्केरिस दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक है, देखिए मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और जो फीमेल का साइज मेल से बड़ा होता है, एस्केरिस में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फीमेल वर्म का साइज मेल वर्म के साइज से बड़ा होता है। ठीक है, बीच में आपने देखा होगा एक वीडियो आया था, बड़ा वायरल हुआ के। हमारे इंडिया में वीडियो, कौन सा वीडियो वायरल हो जाए ये हम नहीं जानते हैं, तो एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ और मेरे पास भी व्हाट्सएप पे काफी फॉरवर्ड आए। और ये बात है कब की, ये बात है 2-3 साल पुरानी बात है।
जब आपको ध्यान होगा बीच में एक बार मैगी बैन हो गई थी, अरे एक ऐसा हुआ था कि जो मैगी है कि मैगी को बैन कर दिया गया था। ठीक है, ऐसा कहा गया कि मैगी के अंदर केमिकल है और वो केमिकल लोगों के दिमाग पर असर डाल रहा है, लोगों को जो है मंद बुद्धि बना रहा है और जो है इसको खाने से नुकसान है। तो आपको पता है उस जमाने में जो है एक ये जो मैगी की कंपनी है वो पेरेंटल कंपनी नेस्ले कंपनी है। आप ये बात है 2015 की बात, 2015 की बात है ये, और 2015 मुझे अच्छे से ध्यान है कि 2015 में ये जून जुलाई के आसपास, जुलाई आप देखिएगा ना गूगल पे, जुलाई के आसपास यानी जून जुलाई के आसपास की बात है। तो बड़े पैमाने पर इंडिया में मैगी को बैन कर दिया गया और पूरा मैगी का स्टॉक डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मतलब ऐसी पिक्चर थी कि मैगी का पैकेट जमीन पर पड़े हुए हैं और वो बड़ा वाला होता है ना सड़क बनाने वाला रोलर होता है जो, वो चला दिया उसके ऊपर, पूरा मैगी खत्म, खराब। क्यों? क्योंकि जहर है इसके अंदर के, ठीक नहीं है वो। और उसके बाद क्या हुआ, प्रकाश में आते हैं बाबा रामदेव, वो अपनी मैगी लॉन्च करते हैं, पतंजलि की मैगी, इसको खाओ, ये बढ़िया मैगी है। ठीक है, ये मैगी में वो केमिकल नहीं है। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट अच्छे हैं, कुछ प्रोडक्ट उनके वाकई अच्छे हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कुछ गलत किया उन्होंने, लेकिन वो ही इज अ वेरी गुड, मतलब मैं कहता हूं उनसे बढ़िया बिजनेस सेंस किसी में नहीं है। ही इज वेरी गुड बिजनेसमैन, ठीक है, वेरी गुड योगा गुरु एंड वेरी गुड बिजनेसमैन। ठीक है, मतलब वेयर इज द अपॉर्चुनिटी ही विल फाइंड द अपॉर्चुनिटी एंड मतलब देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट जो बहुत ही अच्छे हैं उनके, कोई संदेह नहीं इसमें। तो उस जमाने में क्या हुआ कि फिर जो है पूरा, अब लेकिन क्या था, मैगी जो नेस्ले का मैगी था वो एक्चुअल ओरिजिनल मैगी था, वो लोगों को उसकी हैबिट थी। आपको बता दूं मैं पहली बार जिंदगी में ऐसा सोचा कि काश मैंने मैगी ना खाया होता। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों सोचा आपने? ऐसा इसलिए सोचा मुझे लगा कि मैगी खाने से मंद बुद्धि हो जाते हैं लोग, तो मैंने तो बहुत मैगी खाया है, उसका मतलब मेरा बुद्धि कम हो गया होगा, और मेरा बुद्धि कम होने के कारण मैं जो है वो बहुत अच्छा नहीं कर पाया। शायद मेरा बुद्धि ऊपर होता तो मैं शायद और अच्छा करता है, इससे जो मैं अभी कर रहा हूं उससे और अच्छा करता, क्योंकि मेरा बुद्धि का एक हिस्सा मैगी ने खा लिया। ऐसा मैं सोचा। सच्चाई यह है कि हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, जब हमारे हॉस्टल के दिन थे, तो कई बार हम सब लोगों के पास में एक इलेक्ट्रिक जो है वो इंडक्शन प्लेट जाती वो हुआ करती थी हमारे पास में, और सप्ताह में एक दिन संडे की शाम को टिफिन नहीं आया करता था या मैस बंद रहा करता था। कभी जो है मैस नहीं पहुंच पाए, टॉकीज मूवी देख के आए, लेट हो गए, होटल बंद हो चुके, खाने के आए, और होटल हमें स्कूल टाइम जो कॉलेज में पढ़ते हैं तब आप कोई पैसा तो अर्न कर नहीं रहे होते ना, तो आपको पास इतना पैसा नहीं होता है कि आप बाहर जाके अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लें, आपके वही होता है थोड़ा बहुत पैसा। तो मैगी ने हम लोगों को सबको जो है बहुत सपोर्ट दिया। मतलब मैगी से जो अटैचमेंट है ना वो दिल वाला अटैचमेंट है एक्चुअली। अब ऐसा क्यों है, कभी कहानी सुनाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो उस मैगी का एक डिफरेंट ही वो है, कल्चर है। जब मैगी बैन हुआ तो बड़ा दुख, मन को बड़ा दुख ऐसा लगा, कोई बहुत दिल की करीबी चीज जो है वो दूर चली गई है। एक जमाना था जब कभी हम भी किसी से मिलने हॉस्टल जाया करते थे, तब हम बनी हुई मैगी खाया करते थे। के अभी सुन लेगा कोई बात तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन खैर भूल जाओ, कुछ नहीं बोला मैंने, कुछ नहीं बोला। अभी सिंपल सी बात यह है कि वीडियो वायरल हुआ कि लोगों ने कहा कि देखो मैगी खाओगे तो मैगी ऐसी जम जाएगी, और फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन करके मैगी को बाहर निकाला। ठीक है, वीडियो भी आया, लोगों ने कहा कि यदि आपने मैगी खाया तो मैगी पेट में जाके ऐसे फंस जाएगा और फिर पेट बहुत तेज दुखेगा और डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर वो मैगी निकालेंगे अंदर से बाहर, तब जाके तुम ठीक हो गए। एक्चुअली ये मैगी नहीं है, ये राउंड वर्म है। इतनी बड़ी संख्या में रिप्रोड्यूस किए ये कि इन्होंने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया इन्होंने। अब कभी वो वायरल वीडियो दिखाई पड़े आपको तो गौर से देखना, आपको वो वर्म आपको हिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब गौर से देखना उस वीडियो को, दिखाई पड़ेगा वीडियो। तो ये जो वर्म है ये, और ये बड़ा कॉमन सीन है ना, हमने कम से कम 2 लैप्रोटॉमी इस तरह की सर्जरी देखी हुई है अपने लाइफ में, जब जो है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ और जिसमें से फिर जो है वो देखा गया उसमें कि भाई इसको तो कुछ फंसा हुआ है। जब निकाला, ऑपरेट किया, देखा मालूम कि उसमें तो ढेर सारे वर्म थे। मतलब उसको देखिए आप प्लेट, ये ट्रे में डॉक्टर ट्रे में निकाल के वर्म निकाल रहे हैं उसको के। तो ये है एस जो है वो एस जो एस्करिस, तो एस्करिस जो है ये मैगी नहीं है, ये एस्करिस राउंड वर्म है। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं इस पे बेटा। एस्करिस एंसेटी है द कॉमन राउंड वर्म
ठीक है, बुचरेरिया फाइलेरा वर्म, ठीक है, याद रखिए। कॉमन राउंड वर्म एस्केरिस, फाइलेरा वर्म, बुचरेरिया आर सम ऑफ द हेलमिन्स which are known to be pathogenic to the man, के वो ऐसे कृमि होते हैं, हेलमिन्स मतलब कृमि, ठीक है, हेलमिन्थोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्म्स, ठीक है, तो ऐसे हेलमिन होते हैं जो ह्यूमंस के लिए पैथोजेनिक होते हैं, रोग कारक होते हैं। एस्केरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉजेज एस्केरियासिस, के एस्केरिस से होने वाली बीमारी को हम एस्केरियासिस कहते हैं हम, ठीक है ना। राउंड वर्म होता है, इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है। सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड, क्या सिम्टम होंगे इस बीमारी के? इंटरनल ब्लीडिंग होगी, क्योंकि ये वर्म है, अंदर का के टिश्यू को डैमेज भी करेगा ये, तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी। मस्कुलर पेन होगा, दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, बुखार रहेगा, एनीमिया होगा, क्योंकि आपके हिस्से का जो आयरन है, जो विटामिन है, वो सब ये खा रहे हैं, तो इस व्यक्ति को एनीमिया होगा के। और सबसे खतरनाक चीज जो है जिसमें ऑपरेशन करना पड़ता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, कि आपको बता दूं मैं कि एक्यूट एब्डोमिनल पेन, एक्यूट एब्डोमिनल पेन मेडिकल इमरजेंसी की कैटेगरी में आता है। यदि एकदम से बहुत तेज पेट दर्द होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास पेशेंट को लेके जाना चाहिए, ठीक है। और उसमें भी यदि डॉक्टर ने जांच किया और डॉक्टर ने देखा कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कि आंत में कहीं पे कुछ रुक गया है, फंस गया है, आपको बता दूं मैं, इमरजेंसी सर्जरी होती है, तुरंत सर्जरी करना पड़ता है ताकि वो आंत का वो हिस्सा डेड ना हो जाए, खत्म ना हो जाए वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये तो इसमें ब्लॉकेज, ये इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक भी करते हैं, इसके लिए कई बार सर्जरी करनी पड़ती है। द एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेज, और इसके जो एग होते हैं वो फीसेज में बाहर निकलते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से, और ये सिस्ट में कन्वर्ट होते हैं फाइनली, और ये सॉइल को, वाटर को, प्लांट को कॉन्टामिनेट करते हैं। एक हेल्दी व्यक्ति को इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है? ये कॉन्टामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल और फ्रूट के। मैंने कहा ना, बगैर धुली सब्जियां, बगैर धुले फल, ठीक है, ये बड़ा सोर्स है इसका। यदि आपने मार्केट से कोई फल लिया, उसको प्रॉपरली धोए बगैर, मैं तो कहता हूं आपसे कि एक जमाना था हम बोला करते थे कि फल का छिलका नहीं हटाना चाहिए, कि छिलके में विटामिन होते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि छिलके को थोड़ा सा हटा लिया करो, कि फल का छिलका हटा लोगे तो कई सारे जो वर्म सरफेस पे लगे वो हट जाएंगे उसमें से, क्योंकि अभी आप एप्पल लीजिए, मार्केट में मिलने वाला सेब फल लीजिए, खूब सारा वैक्स लगा हुआ उसके ऊपर, खूब सारा वैक्स लगा हुआ। वैक्स इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। मार्केट में आज इतने केमिकल, लोग जो है इतने केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं, हम विटामिन खा रहे हैं या केमिकल खा रहे हैं कि जहर खा रहे हैं, हमको किसी को कुछ नहीं मालूम है। प्लास्टिक का नकली चावल भी आने लगा है। गोदरेज की इजी से कई लीटर दूध बनाकर लोग बेच रहे हैं, के तो मतलब यह है कि मावा, नकली मावा पका, हर बार दिवाली होती है, होली होती है, त्योहार होता है, तो उस समय नकली मावा पकड़ा जाता है, तो लोग नकली मावा बना रहे हैं। तो जो लोग जो है थोड़े से आर्थिक फायदे के लिए हजारों लोगों की जान से खेल रहे हैं ऐसी चीजें बनाकर, वो सबसे बड़े अपराधी हैं। क्योंकि बात इतनी सी है कि आप किसी के साथ के स्वास्थ्य के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि चंद पैसे आप जो कमा रहे हैं वो जरा में आप खर्च कर देंगे, चले जाएंगे उठ के, लेकिन ये कि आप दूसरे का साथ जो कर रहे हैं, किसी की मान लो मृत्यु हो जाती है, इससे कोई गंभीर बीमार पड़ जाता है, तो उसकी फैमिली को कितना बड़ा क्षति होता है ये कोई नहीं समझ पाता है। बात नहीं है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि फल और सब्जी जो है सबसे अच्छा होता है। इसीलिए आप देखो, सब्जियां क्या होती है, हमेशा वो सब्जी अच्छी होती है जिसको उबाला जाता है, प्रॉपरली कुकर में पकाया जाता है, क्योंकि उसमें इतना टेम्परेचर होता है, स्टीम इतना अधिक होता है कि जो वर्म्स है वो भी खत्म हो गए होते हैं उसमें, ठीक है। खाना गर्म और प्रॉपरली पका हुआ खाना खाना चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा एस्केरिस को डिटेल में देखते हैं। एस्केरिस इज कॉज्ड बाय राउंडवर्म, राउंडवर्म का पूरा नाम होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस, IMP है, ठीक है। दिस राउंडवर्म लिव इन द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, ह्यूमन में कहां रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। इट लाइज फ्री हैविंग नो ऑर्गन फॉर अटैचमेंट, जैसे कि टैपवर्म में क्या था, टैपवर्म में ऑर्गन फॉर अटैचमेंट था, ये फ्री होता है, इसमें नो ऑर्गन फॉर अटैचमेंट, चिपकने के लिए कोई जगह नहीं होती इसमें, ठीक है। इसीलिए ये इंटेस्टाइनल ऑप्शन, इसलिए इंटेस्टाइन में फंस जाता है, कई बार ये इंटेस्टाइन में इसलिए फंस जाता है, ठीक है। इट टेक्स होस्ट डाइजेस्ट फूड बाय सकिंग थ्रू द माउथ, इसमें माउथ होता है, उसके थ्रू ये होस्ट का जो पचा हुआ भोजन है उसको वो सक करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है इसके। और इट इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, बच्चों में ये कॉमनली हमको इन्फेक्शंस का देखने मिलता है इसके। द फूड ऑफ द वर्म कंसिस्ट ऑफ सेमी डाइजेस्टेड फूड ऑफ द होस्ट, जो होस्ट का
जो है फूड होता है जिसको पार्शियली डाइजेस्ट किया होता है वो इसका फूड होता है वर्म का। एंड ब्लड भी लेता है ये, और जो है वो इंटेस्टाइन एंड ब्लड एंड द फ्लूइड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द होस्ट के, ये जो होस्ट के एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड को भी लेता है, मतलब कुछ हिस्से में ये, कुछ मामले में ये टिश्यू को भी डैमेज करता है। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल में जैसे कि आपने देखा था टीनिया सोलियम में आपको पिग दिखाई पड़ा, आपको काउ, मैंने कहा ना टीनिया सोलियम में पिग इन्वॉल्व होता है सेकेंडरी होस्ट के रूप में, टीनिया सजरेटा में जो है काउ इन्वॉल्व होती है सेकेंडरी होस्ट के रूप में, यहां पे जो है वो कोई भी सेकेंडरी होस्ट नहीं होता लाइफ साइकिल में। ठीक है, इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम कुछ दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं आपसे कि एक बड़ी सेफ दवा है जिसको यदि आप, हालांकि कोई भी दवा, मैं क्लियर कर दूं बेटा आप लोगों को, फिर से ध्यान से बात सुनना, कोई भी मेडिसिन मैं जो लेक्चर के दौरान बतला रहा हूं ना, उसको बगैर अपने नजदीकी डॉक्टर की सलाह के बगैर ना लें आप, क्योंकि दवाएं जो होती हैं वे अपने आप में स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, तो उनका साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए बेटा मैं आपको जानकारी के लिए दवा बतला रहा हूं, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, उसके दवा को आप ले सकते हैं। तो जिन लोगों को लगता है ना कि कृमि, हर बार मैं आपसे कहता हूं कि मेरी पूरी फैमिली को, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर 2 महीने 3 महीने में एक बार डीवॉर्मिंग करते हैं, क्योंकि हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में कुक होता है, खाना पकाने वाला, के हमारे यहाँ पे जो है वो मोस्ट ऑफ द फूड पकाने काम करने के लिए स्टाफ होता है, तो हम लोग पूरी फैमिली विथ स्टाफ यानी हम डीवॉर्मिंग करते हैं। डीवॉर्मिंग का मतलब होता है कि एक दिन ऐसा होता है जब सारे लोगों को रात के समय जो है वो एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन दी जाती है। हम लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं इट इज दी जेंटेल 400। ठीक है, इसका एक टैबलेट हम जो है वो एट नाइट, रात में एक टैबलेट सोते समय इसका 30 सेकेंड उसको च्यू करते हैं और फिर निगलना होता है। थोड़ा च्यू करना था, टैबलेट एक्टिवेट होता है, ठीक है, और फिर उसको निगलना होता है। ठीक है, तो ये जैसे मेरा छोटा बेटा है तो उसको टैबलेट के उसको सिरप देते हैं हम लोग, सिरप जेंटल का सिरप देते हैं हम। ठीक है, तो जेंटल के नाम से मिलती है मार्केट में, ये नो वॉर्म के नाम से मिलती है ये। ठीक है, इस टैबलेट, तो ये टैबलेट जो होती है ये एक बार आपने दी ना तो ये क्या करती है, जितने भी वॉर्म है बॉडी के अंदर, कोई भी वॉर्म कहीं पर प्रेजेंट उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगी उठ के। फिर आप 1 महीने बाद दोबारा लेंगे तो जो उसके एग बच गए थे ना, उन एग से यदि कोई वर्म निकला है तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे फिर। तो इसलिए इसको डीवॉर्मिंग को करना, और ये प्रैक्टिस जो है वो हमेशा है, जो भी लोग हॉस्टल में रहते हैं, जो भी डॉक्टर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज डू दिस प्रैक्टिस कि वो डीवॉर्मिंग करते रहते हैं अपने फैमिली मेंबर्स की, खुद की, एंड इट्स ए गुड प्रैक्टिस के। लेकिन जैसे अब देखो, मान लो किसी को डीवॉर्मिंग नहीं करना तो क्या करना चाहिए? अब नेचुरल तरीका है, मम्मी से पूछिएगा आप, मेथी दाना की सब्जी, जो मेथी दाना होता है कड़वा होता है के, उसको रात भिगोया जाता रात भर, सुबह फिर उसकी सब्जी बना ली जाती है। दैट इज ऑल्सो हैविंग सम केमिकल्स जो कि वर्म को रिपल करते हैं। करेला का सब्जी जो होता है, करेला जो होता है वो भी वर्म को रिपल करने में हेल्प करता है। चीनोपोडियम ऑयल, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग के जो काम करता है। तो अभी हमने क्या कहा आपसे, जो मेडिसिन है यहाँ पे कॉमन मेडिसिन वो है एल्बेंडाजोल, जो जेंटल के अंदर मेडिसिन है वो एल्बेंडाजोल होती है, और एक दवा आती है मैवेक्स 200, इसको 1 टैबलेट को सुबह शाम आपको देना होता है 3 दिन के। ये टैबलेट जो है एग भी डिस्ट्रॉय करते हैं ना, ये दिस इज मच मोर इफेक्टिव मेडिसिन, पर इसको 3 दिन देना पड़ता है आपको। सुबह देंगे, शाम को देंगे, सुबह देंगे, शाम को देंगे, सुबह देंगे, शाम को देंगे, 3 दिन देना पड़ता है मैवेक्स को। लेकिन इसकी खास बात यह है कि कोई भी जो वर्म इन्फेक्शन है उसका जो एग है वो एग को भी डिस्ट्रॉय होता है इसके, तो मैवेक्स। उसके बाद आप केवल जेंटल से कंटिन्यू कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन कोई भी दवा डॉक्टर के पूछे बगैर ना लें। आपको बताया मैंने कि एंटी हेलमिंथिक दवाएं होती हैं जिनका डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कई बार चेहरे पे जो है वो आपको देखेंगे कभी कि चेहरे पे जो है वो सब कुछ ठीक था, लेकिन चेहरे पे कोई व्हाइट व्हाइट धब्बा आने लगा और उसमें इचिंग नहीं होती, केवल व्हाइट धब्बा, अलग अलग कलर के पैच दिखने लगे। दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ द वर्म इन्फेक्शन। रात को सोते समय व्यक्ति दांत किटकिटाता, दांत किटकिटाता, दांतों की आवाज आती है उसकी, लार्स अधिक आती है सोते समय उसको, ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ द वर्म इन्फेक्शन, ठीक है। एनल इचिंग होती है, वर्म जो है वो वर्म इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक। ये है एस्करिस। फीमेल इज ऑलवेज लार्जर देन दी मेल, ठीक है। चलो ये तो बात की हमने एस्करिस की। अब अगली बीमारी पाते हैं। आप देख रहे हैं, आपको तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है ये हाथी पांव, एलिफेंटिसिस, फाइलेरिया बोलते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो ए डिजीज वर्म, ये भी वर्म के थ्रू होती है कि वर्म जो है क्या करता है, वो लिम्फेटिक ग्लैंड को ब्लॉक कर देगा, यानी लिम्फेटिक सप्लाई होती है ब्लॉक कर देगा। तो लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो गई तो लिम्फ है वो इकट्ठा होने लगेगा। हाथी पांव में क्या होता है कि पैर फूल के हाथी ऐसा बड़ा हो जाता है क्योंकि वहां पे जो लिम्फ है वो इकट्ठा होने लगता है, सूजन आने लगती है।
कई बार ये बीमारी इतनी खतरनाक है, ये बार कई बार टेस्टिस में आती है, तो टेस्टिस का साइज बढ़ के इतना बड़ा हो जाता है कि बीमारी कहीं भी हो सकती है। पर जनरली पैरों में क्या होता है, पैरों में लिम्फ वैसे भी सर्कुलर, क्योंकि पैरों में नीचे हार्ट तो है नहीं है, सर्कुलेशन वैसे भी स्लो होता है, तो वहां पे वर्म के इकट्ठे होने के चांसेस अधिक होते हैं। ठीक है, देखिए आप ओरिजिनल फोटोग्राफ देखिए आप एलिफेंटिस में, ठीक है, ये है इसका वर्म के बुचेरिया बैंक्रफ्टाई। ठीक है, ये स्मॉल वर्म है, माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं इसको। ये ब्लड में घूमता, ये पूरी बॉडी में घूमता है और ब्लड के थ्रू पहुंचता है कहीं पे भी, वहां जाकर ऑर्गन में जाके इकट्ठा होने लगता है। देखिए बुचेरिया, जैसे बुचेरिया बैंक्रफ्टाई या बुचेरिया मेलाई, दो तरह के वर्म होते हैं। इनको हम कॉमनली फाइलेरिया वर्म कहते हैं। कॉजेज ए स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के, ये धीमे धीमे अपनी संख्या बढ़ाते हैं और ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक मतलब लंबे समय में ये बीमारी को प्रोड्यूस करते हैं के ऑफ द ऑर्गन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स के। यूजली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, जनरली क्या करते हैं, पैरों के जो लिम्फेटिक वेसल है वहां पर रहने लगते हैं और अपनी बड़ी संख्या बनाते रहते हैं यहाँ पे, और वहां पे धीमे धीमे क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करते हैं के, और ये बीमारी करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हम एलिफेंटियासिस बोलते हैं, हाथी पांव कहते हैं, या फाइलेरियासिस कहते हैं। The genital organ are also in fact affected, resulting the gross deformity के, ये जेनिटल मैंने कहा टेस्टिस में भी जाके इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफॉर्मिटीज को पैदा कर सकते हैं। The pathogen are transmitted to a healthy person through the bite of the female mosquito vector। कौन सा मॉस्किटो होता है यहाँ पे, क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो फाइलेरिया वर्म को जो है यानी मच्छर के काटने से फैलता है, समझ गए ना आप। देखिए फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय फाइलेरिया वर्म, ये तो देखो हमने पहले जो देखा ना हमने, वो केवल वो जो है वो आपका एनसीईआरटी में दिया गया इतना, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें। फाइलेरियासिस जो है वो किससे होता है, फाइलेरिया वर्म से होता है, बुचेरिया बैंक्रफ्टाई से होता है। दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ द लेग, स्क्रोटम एंड सम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। द डिजीज इज देयरफॉर कॉमनली नोन एज एलिफेंटियासिस ड्यू टू इट्स रिजेम्बलेंस टू द लेग ऑफ द एलिफेंट। ये हाथी के समान पैर मोटा और गोल हो जाता है, इसलिए इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं बीमारी को, ठीक है। फिर द इन्फेस्टेशन इट ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो फ्रॉम वन डिजेंडर टू दी अनदर के, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता है इसके। द वर्म लिव इन द लिम्फेटिक सिस्टम एंड प्रोड्यूस यंग वर्म्स माइक्रोफाइलेरिया। ये माइक्रोफाइलेरिया रात के समय निकलते हैं, और पूरी बॉडी में घूम रहे होते हैं, इसलिए रात में सडनली एकदम से इचिंग होने लगती है। Once the swelling appears, there is no other treatment except surgical operation। एक बार swelling डेवलप हो गया तो सर्जरी करनी पड़ती है, वर्म को निकालना पड़ता है कि जो लिम्फेटिक जो स्ट्रक्चर है उसको रीस्टैब्लिश करना पड़ता है कि एक दवा जिसको देते हैं माइक्रोफाइलेरिया को मारने के लिए दवा देते हैं, जो वो है डाईइथाइल कार्बामेजेपाइन के, डाईइथाइल कार्बामेजिन दवा को देते हैं, जो कि माइक्रोफाइलेरिया को किल करने के लिए काम आती है, ठीक है। ये है आप देख रहे हैं वर्म बुचेरिया बैंक्रफ्टाई के, ये दिस इज दी वर्म, ये जो है फाइलेरिया वर्म है, आप देख रहे हैं इसको, ठीक है ना। यदि हम माचिस की तीली से कंपेयर करें तो साइज में, तो आप देखो आपको इस प्रकार के ये वर्म दिखाई पड़ते हैं जो लिम्फेटिक वेसल में जो है मूव करते हैं और उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए और इंटरेस्टिंग बात है कि ये माइक्रोफाइलेरिया घूमते घूमते कई बार जो है वो व्यक्ति की आंख, देखिए आप सोच सकते हैं ना, आंख की पलक के ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं आप, ये क्या है, देखिए गौर से, जो उभरे से ये वर्म है, यदि यहां पे कट लगा के निकाला जाए ना तो ये वर्म बाहर निकल आएगा ये, पर ये घूमता है, यहां से हट जाएगा। यानी पेशेंट जब रात को पेशेंट जब सो रहा होता है तो पूरी बॉडी में ऑलमोस्ट ही घूम रहा होता है वर्म, ठीक है। चलिए आज तो आप डर गए इतने वर्म देखे आपने कि आपको लग रहा है कि एक आध वर्म हमारी बॉडी में तो नहीं है, तो चिंता मत कीजिए इसके लिए कि ये जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे ना और कुछ भी बीमारी पड़ेंगे तो आपको यह लगेगा कहीं मुझे तो नहीं ये बीमारी है, ये फीलिंग आने लगती है आदमी को पढ़ते पढ़ते, सच बोल रहा हूं ना, ठीक है। तो बेटा देखो इतना ही मैं बोलूंगा आपको, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि आपने खाने का पानी का ध्यान रखिए आपके, और समय समय पर अपने डॉक्टर सलाह लेते रहिए आपके, और यू मस्ट हैव गुड कनेक्शन विद डॉक्टर जो कि आपको जो है समय समय पर गाइड करते रहे आपको उठ के, और आपका डीवर्मिंग के लिए बोले डॉक्टर से पूछिए कि डॉक्टर साहब हम जाते हैं डीवर्मिंग की, वर्म तो नहीं कोई बॉडी में, क्या दवा ले लें, वो बताएंगे कि ये दवा आप ले लीजिए, ठीक है।
इन दवाओं का कोई जो नुकसान कुछ नहीं, इससे ये है कि फायदा ही होता है एक्चुअली, ठीक है। चलिए, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन तब भी बगैर डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। एंसाइक्लोस्टोमियासिस के हुकवर्म डिजीज, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के एनसीईआरटी में नहीं हालांकि के एंसाइक्लोस्टोमियासिस उसको हम हुकवर्म डिजीज कहते हैं। हुकवर्म्स होता है, हुकवर्म का अगला हिस्सा हुक के समान होता है और ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है। आपने सुना होगा कि मम्मी डांटती है नंगे पैर मत घुमा करो। बाहर बगीचे में गए थे, नंगे पैर गए थे, बाहर जाओ, अंदर जाओ, चलो अपने पैर धो। क्यों? क्योंकि यदि आप नंगे पैर घूमते हैं ना आप, तो आपके पैरों में जो है वो मिट्टी में ये वर्म होता है, सिस्ट होता है, ये आपके बॉडी में घाव, यदि कोई भी घाव है, स्किन में कोई भी कट लगाना, उस कट से अंदर एंटर कर जाता है, इसे हम हुक वर्म कहते हैं, ठीक है। एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल के एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल भी कहते हैं इसको। इट लिव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फर्मली अटैच्ड टू इट्स वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, इसकी वॉल से मजबूती से जुड़ा होता है, ठीक है। इट फीड ऑन ब्लड एंड बिट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ये म्यूकस मेम्ब्रेन खाता है, ब्लड पीता लेता है बॉडी से, ठीक है। ए सिक्रेशन फ्रॉम इट्स फेरेंजियल ग्लैंड प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसके फेरेंजियल ग्लैंड से एक सिक्रेशन निकलता है, जब ये ब्लड पीता है, खून पीता है, तो इसको ब्लड इसकी बॉडी में क्लॉट ना कर जाए, इसलिए एक सिक्रेशन को रिलीज करता है। व्हाइल द वर्म इज फीडिंग एंड द कॉजेज कंसिडरेबल लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर द वर्म हैज लेफ्ट द वुंड, के जब ये वर्म क्या करता है, खून पिएगा, फिर उस जगह को छोड़ के आगे वाली जगह में जाके खून पिएगा, ठीक है। उससे क्या था, जिस जगह को मैं ब्लड पी रहा था वहां से ब्लीडिंग होने लगती है, तो स्टूल में जब व्यक्ति मल पास करता है, स्टूल जाता है, पास करता है, तब उसमें ब्लड दिखाई पड़ता है, ठीक है। एग लेड बाय फीमेल वर्म इन द होस्ट इंटेस्टाइन एस्केप विद द फीसेस एंड हैच द इन मॉइस्ट सॉइल, के क्या होता है, जो भी इसके अंडे होते हैं वो मल के साथ जो है फीसेस के साथ बाहर निकलते हैं, और मिट्टी में जाने पर वो एग से लार्वा बाहर निकलता है, सिस्ट बनता है, लार्वा बाहर निकलता है, और वो लार्वा जो है वो इन्फेक्ट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए। यदि कोई सारे लोग डिसाइड कर लें कि खुले में कोई भी मल नहीं करेगा, खुले में कोई भी जो है शौच नहीं करेगा, खुले में कोई भी जो है स्टूल पास नहीं करेगा, सब टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे बहुत सारी बीमारियां कम हो जाएंगी जो मिट्टी के थ्रू या वाटर के थ्रू फैल जाती हैं। द लार्वा फीड ऑन ऑर्गेनिक डेब्रिज, लार्वा जो होता है वो जो मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको खाता है वो, एंड गेट इनटू ह्यूमन बॉडी बाय बोरिंग थ्रू द स्किन ऑफ द फीट कॉजिंग ग्राउंड ईस्ट, के यानी क्या होता है कि जैसे आप नंगे पैर कहीं जाएंगे ना, छोटा सा लार्वा है, दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, इतना छोटा लार्वा होता है, आप नंगे पैर मिट्टी में चलेंगे ना, तो मिट्टी से जब आप बाहर आएंगे मिट्टी से आपके, तो क्या करेगा ये लार्वा आपकी स्किन में जो है वो छेद करने की कोशिश करेगा। अब चूंकि क्या होगा, वहां पे आपको इचिंग होगा, तो आप उसको खुजा लेंगे, खुजाने पे क्या करेंगे, आप स्किन का कुछ लेयर हटा देंगे वहां से, अब लार्वा को आसानी हो जाएगी, वो वहां से छेद करके अंदर इंटर कर जाएगा, तो बोर करता, छोटा सा बोर करता है और अंदर इंटर कर जाता है बॉडी में, ठीक है। इसलिए नंगे पैर घूमने को मना किया जाता है। तो मम्मी बिल्कुल सही है, मतलब है ना, मम्मी को थैंक यू बोलना कि मम्मी मना करते हो, अच्छी बात है। दे इंटर द वीन्स एंड पासिंग थ्रू द हार्ट, लंग्स, ट्रेकिया, फेरिंग्स एंड इसोफेगस रीच द इंटेस्टाइन, के आप देखो ये कितना खतरनाक है, ये ऐसे जाता है, इसका सफर सुनिए आप कितनी लंबी दूरी तय करता है। सबसे पहले ये छेद करेगा स्किन में और वीन में जाएगा, ये वीन में, ब्लड में, वीन से आएगा ये राइट एट्रियम में, हार्ट में आएगा, हार्ट से जाएगा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर क्या होगा, ये लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में जाएगा, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट में जाएगा, और वहां से फिर जो है क्या करेगा वो जो ऐसे सर्कुलेट करेगा। और इसके अलावा क्या, एक बार लंग्स से पहुंच गया ना, तो लंग्स से पहुंचने के बाद ये अपने को मैच्योर करेगा, कुछ लार्वा कुछ इसके वर्म मैच्योर करेंगे, और लंग्स के थ्रू क्या करेंगे, ये फेरिंग्स में एंटर करेगा, ये लंग्स से, चूंकि हिस्सा जुड़ा हुआ है बेटा, नेजोफेरिंग्स वाला हिस्सा है जो लंग्स है, लंग्स में जो आपका सप्लाई है वो फेरिंग्स में कॉमन है, वो वहां पे, तो लंग्स में ऊपर चढ़ता हुआ आएगा ये, ठीक है। व्यक्ति को खांसी आएगी उसमें, तो खांसी के साथ बाहर निकलेगा ये, ठीक है, आएगा वो, और आके फेरिंग्स के थ्रू वो ईसोफेगस को पकड़ के अंदर जाएगा और इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। इतना लंबा सफर तय करता है, मतलब इनकी वॉर्म्स की दुनिया भी अजीबोगरीब है, कैसे मालूम चलता है कि कहां है, कहां पकड़ना है, कहां जाना है। आप देखिए क्या होता है, वीन में आया, हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से ट्रेकिया में गया, ट्रेकिया से फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से इसोफेगस में गया, और इसोफेगस से इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है। क्या किया, वीन्स से राइट साइड ऑफ द हार्ट में गया, वहां से लंग्स में गया, लंग्स से कुछ इसके जो वर्म होंगे वो क्या करेंगे, वो वहां से जो है वो क्या करेंगे, वो ट्रेकिया पकड़ का रास्ता पकड़ेंगे, ट्रेकिया से फेरिंग्स में पहुंचेंगे, और फेरिंग्स में से फिर वो इसोफेगस में इंटर करेंगे, और वहां से फिर वो इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है।
एडल्ट वर्म जो है वो उसकी जीवन 5 साल का होता है, 5 ईयर्स के, वो 5 साल तक रहता है। मेल वर्म जो होता है वो 8 से 11 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, जबकि फीमेल वर्म जो है 10 से 13 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, तो देखो अब इसका मतलब ये कि ये और ये क्या होता है, मैंने कहा एंकाइलोस्टोमेसिस होता है। तो अभी हमने जितने भी वर्म पढ़े, हमने वर्म तो बहुत सारे, इतने सारे हैं कि एमबीबीएस में जब आप पहुंचेंगे फर्स्ट सेकंड प्रॉफ में, तब आपको पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी एंड हेलमिंथोलॉजी अलग से। एक पतली सी किताब होगी, इतनी पतली, तो पतली मतलब एमबीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी मोटी किताब पतली होती है। ठीक है, जो किताबें हम लोग पढ़ते हैं, अभी कोई किताब यहां दिखने होगा, वो जो इतनी मोटी मोटी किताबें होती है, ठीक है, यानी ग्रेज एनाटॉमी देखोगे ये मोटी की बुक है। ठीक है, पूरा ह्यूमन एनाटॉमी देखोगे तो आप सब मिला लोगे वॉल्यूम, इतनी मोटी किताब है। ठीक है, आप फिजियोलॉजी की बुक देखेंगे आप तो 2 वॉल्यूम बड़े बड़े, इतनी बड़ी। मेडिसिन हैरिसन में इतने मोटे मोटे 2 वॉल्यूम, तो इतनी पतली बुक होती है वो, बहुत पतली बुक होती है वो। हेलमिंथोलॉजी, बहुत सारे वर्म्स पढ़ने पड़ते हैं उसमें, उनका लाइफ साइकिल पढ़ना पड़ता है उसमें। अभी लेकिन हमारे वो काम का नहीं, अभी हमारे काम का ये है कि आपको ये टेबल बना लेना है आपको। के प्लीज बेटा, प्लीज, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपनी बुक में कॉपी बना लीजिए। ठीक है, टीनेसिस या सिस्टिक सर्कोसिस बीमारी बोलते हैं इसको। किससे होती है? टीनिया सोलियम से होती है। इंटेस्टाइन में वर्म रहता है और ये रॉ और अनकुक्ड पोर्क को खाने पे होता है। एस्केरिसिस बीमारी जो है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस से होती है और ये कहां रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है। और ये कैसे होती है? फूड और वाटर से इसके एक को अंदर लेते हैं, इसके सिस्ट और एक को अंदर लेते हैं, उससे होता है। फाइलोसिस या एलिफेंटिसिस बीमारी जो किससे होती है? बुचेरिया बैंक्रफ्टाई से होती है और इसका वर्म कहां रहता है? लिम्फेटिक्स में रहता है, कनेक्टिव टिश्यू में रहता है और ये क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने पर होती है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो काटने पर होती है। हुक वर्म डिजीज जो है वो एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल से होती है। वर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और ये स्किन में छेद करके, पैरों की स्किन में छेद करके बॉडी के अंदर इंटर करता है। ठीक है ना, तो ये आपने एक समरी तैयार कर लिया अपने चारों वर्म के बारे में। ठीक है, और भी वर्म होते हैं बेटा, तो अब ध्यान से मेरी बात सुन के, मैं आपको डीपीएस में कुछ एमसीक्यूज दूंगा आपको, जो मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्म जो पूछेगा एग्जाम उसको कवर करने के लिए दूंगा। उनको हम भले ही क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, हम भले ही क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, पर मैं परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट में आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं डीपीएस में दूंगा जो आपको लगेगा कि सर ने क्लास में डिस्कस नहीं किए, पर उनको ध्यान से देख लेना है बैठ के, क्योंकि वो पुराने क्वेश्चन है लेकिन एक बार हमको पता होना चाहिए उनके बारे में। ठीक है बेटा, चलिए, तो आज इसमें इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे बड़ी बात करेंगे। अभी हमारा फोकस ये है कि देखो हमको एज सुन एज पॉसिबल इस चैप्टर को कवर करना है बेटा, है ना। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.